इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उस समय नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टिहरी गढ़वाल में प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य समापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टॉलों का निरीक्षण कर विजेताओं को किया सम्मानित। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यव्यापी बंद का आह्वान। बाजार खुले रहे, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। हरिद्वार सिडकुल में अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार। रावली महदूद में चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई। मथुरा में शीतलहर का कहर जारी। कड़ाके की सर्दी में असहाय लोगों के लिए आगे आया नगर निगम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में धौलधार सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल में आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव के भव्य समापन समारोह में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने वक्ताओं से स्पष्ट किया कि अंकिता भंडारी के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। साथ ही बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने और जन भावनाओं को आहत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आयोजन के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति, खेल प्रतिभाओं और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने आपने देखा, हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से, जैसे ही हमको पता चला, एसआईटी का हमने गठन किया। एसआईटी के एक महिला आईपीएस के लीडरशिप में एसआईटी बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में सीबीआई में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो एसआईटी ने जांच करी, एसआईटी ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और सीबीआई करने की संस्तुति दे दी है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, या जो भी लोग धर्म के मार्ग पर जाते हैं उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले, छद्म वेश धारण करके अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते थे, भरमाने का काम करते थे, ऐसे
जिहादियों को भी पकड़ने का काम किया है और वो जहां से आए हैं उनको वहीं भेजने का काम हम कर रहे हैं भाइयों बहनों। उनको वापस वहीं भेज रहे हैं जहां से आए हैं और यहीं लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए हमने 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 600 के करीब अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं। विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा फिक्स है कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, गाली करना है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं सनातन धर्म क्या है? ये मच्छर है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है, ये डेंगू है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इस गैंग के एक सदस्य ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी आजादी के नारे लगा रही थी भाइयों बहनों। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लखनऊ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी कैडर आधारित होती है और जिसके पास मजबूत कार्यकर्ता होते हैं वही जमीन पर काम करती है। सिर्फ आलोचना करने से कुछ हासिल नहीं होता। इसके बजाय राजनीतिक दलों को अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है तो इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे भाजपा नहीं बल्कि चुनाव आयोग कराता है। देखिए, जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता होगा और कैडर बेस्ड पार्टी होगी तो वो काम करेगी। अब इसके लिए जरूरी है कि बजाय आलोचना के लोग अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करें। अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है तो ये बीजेपी का दोस्त थोड़ी है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है और ये बीजेपी नहीं करा रही, ये चुनाव आयोग करा रहा है। और ये अभी नहीं, ये तो कांग्रेस के समय से कई बार हो चुका है। इसलिए ये अनर्गल प्रलाप किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। बजाय व्यवस्था को दोष देने के अपने संगठन को दोष देना चाहिए लोगों को। बीजेपी वाले खुद तैयार बैठे कि जो लोग भी असंवैधानिक काम करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बीजेपी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ में, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ में काम करता है बीजेपी का कार्यकर्ता, और उसको दो जगह नाम लिखाने की जरूरत भी नहीं है। और आज की वर्तमान व्यवस्था में 2 जगह पर वोटर बनना इस पारदर्शी व्यवस्था में संभव ही नहीं है। इसलिए कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर आरोपित करने से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, विपक्ष और कई संगठनों ने 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में CBI से कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। हालांकि इस दौरान अधिकांश दुकानें और बाजार सामान्य रूप से खुले हैं और पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात भी है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष और कई संगठनों ने रविवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है, लेकिन दुकानें और बाजार सामान्य रूप से खुले हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस हत्याकांड की CBI जांच की सिफारिश कर चुके हैं। पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए राजधानी देहरादून में संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। राज्यव्यापी बंद का असर फिलहाल सीमित दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ता जा रहा है।
हरिद्वार के सिडकुल से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने रावली महदूद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बिक्री और तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 50 पैकेट अवैध देशी शराब माल्टा का बरामद की गई है। थाना सिडकुल पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया है। रावली महदूद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए तस्कर के खिलाफ थाना सिडकुल में मुकदमा अपराध संख्या 1126 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से जिले में अवैध शराब की तस्करी पर कड़ा संदेश गया है। हरिद्वार में उत्तराखंड मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार ANTF और थाना बहादुराबाद की संयुक्त टीम ने विशेष कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार में पुलिस एक और सफलता हासिल की है। बता दें, निर्माणाधीन फ्लाईओवर बहादुराबाद के पास मुखबिर खास की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोतवाली सिविल लाइन रुड़की के आरोपी को 26 ग्राम अवैध स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ पकड़ा। इस गिरफ्तारी के जरिए ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को साकार करने और हरिद्वार में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। अब पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मसूरी से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बता दें, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। मसूरी में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा के प्रावधानों में बदलाव कर श्रमिकों से रोजगार छीनने का काम किया है। दरअसल संजय किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर मनरेगा श्रमिकों को जागरूक करेगी और योजना को बचाने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच को विपक्ष की जीत बताया और जांच को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग भी की। गांधी के नाम पर ये योजना चली थी जिसमें लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था और ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजनाओं को उतारा जाता था और उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता था। केंद्र सरकार ने इसके प्रावधानों को घटाकर जहाँ 125 दिन के रोजगार देने की बात करी, लेकिन जो डिमांड पहले हम भेजते थे उसके अनुसार श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके उस डिमांड पर कोई भी अवरोध नहीं था। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे अवरोध लगा दिए हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 लाख लोगों का तो वो 1 लाख लोगों की डिमांड श्रमिकों को काम नहीं दे पाएंगे। ये इस योजना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे टाइम में जितने भी श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन होता था उतनों को रोजगार मिलता था और रोजगार अगर बाई चांस नहीं मिला तो उनको उनकी प्रतिपूर्ति की जाती थी। कि वो अपनी बात को कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन एक आम आदमी को रोजगार छीनने का काम उन्होंने इस योजना से करा है। ये बात सत्य है और आने वाले समय में और पूर्व में जब से सरकारें बनी है मनरेगा में कितना काम हुआ है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको डाटे से पता लग जाएगा। योजना गांव-गांव जाकर हम मनरेगा श्रमिकों से भी मिलेंगे और उन विकास के कार्यों को देखकर और लोगों को पंचायत स्तर पर जागरूक करने का काम करेंगे। मनरेगा के लिए संघर्ष करके उसको बचाने का काम करेंगे। श्रमिकों के हितों की रक्षा करना प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है। ये जो पूरे उत्तराखंड की हमारी मातृशक्ति ने, सभी संगठनों ने, कांग्रेस के हमारे बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने जो उत्तराखंड में सड़क पर उतरकर संघर्ष किया तो सरकार को विवश होना पड़ा। जो संस्तुति 2022 में जब हत्याकांड हुआ था तब होनी चाहिए थी, वो अब हो रही है, क्योंकि अब वो दोबारा से उस केस को जब संघर्ष के लिए सड़कों पर हमारे उत्तराखंड के लोग उतरे तो मैं उस संघर्ष को, वो ये उनके संघर्ष का परिणाम है। और आने वाला इसमें देखने वाली बात है कि ये CBI जांच बिल्कुल सही तरीके से हो और हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच हो जिसकी हमने मांग करी, उस पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। नहीं तो फिर आगे जिस प्रकार से जांच बढ़ेगी उस प्रकार से उसको हम देखेंगे कि जांच किस ओर जा रही है। बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, बहुत ही उत्तराखंड की मातृ शक्ति का अपमान है। दराती उत्तराखंड की जो घास काटने के लिए हमारी माँ बहनें खेतों में जाती हैं, वो तो एक उनके स्वाभिमान का प्रतीक है।
वो स्वाभिमान के प्रतीक को दिखाकर बहन अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ उनकी मांग कर रही थी और उसको इस तरीके से जेल में भेजना, मैं कहूँ इतनी असंवेदनशील ये सरकार है और इस सरकार को बनाने में मातृशक्ति ने पूरी ताकत लगाई और हम एकजुट होकर अपनी बहन ज्योति के साथ खड़े हैं। उसके साथ जो अन्याय सरकार ने करा है इसकी भी लड़ाई हम लड़ने का काम करें। 2027 में कांग्रेस जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसके घोटाले घपलों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता भी कहीं ना कहीं इनसे त्रस्त हो गई है। 2027 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तराखंड के अंदर बनेगी। समझता हूँ जिस प्रकार से अब हमारे नेता एकजुट होकर लगातार हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं, तो कहीं कोई इस बात के लिए अब कोई जगह मेरे हिसाब से कांग्रेस में नहीं बची है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किसान नेताओं के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बाना को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट यानी नजरबंदी कर दिया गया है। शनिवार सुबह जैसे ही वह मोदी नगर रोड स्थित अपने आवास से सरधना जाने की तैयारी कर रहे थे, भारी पुलिस बल पहुंचकर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बाना शनिवार को मेरठ के सरधना क्षेत्र में एक पीड़ित परिवार से मिलने वाले थे। उन्हें संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ वहां पहुंचकर मुलाकात करनी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया, जिससे उनकी योजना पूरी नहीं हो सकी। इस कार्रवाई को लेकर संगठन ने विरोध जताया है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में एक कपसाड़ गांव पड़ता है, जहां कल परसों के समय का मामला है। परसों का एक दलित वर्ग से बिटिया का अपहरण हुआ है और उस बिटिया की मां ने अगर उसे बचाने का प्रयास किया तो उसकी हत्या की गई है। तो क्या हमारे इस सरकार में, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, इस तरह के जो कृत्य कुछ लोग कर रहे हैं, एक समाज के लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम फिर से ऐसा ही एक राजा महाराजाओं वाला साम्राज्य बनाएंगे, ये निंदनीय है। क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र का है, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं हम लोग, और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह से आज तक बाबा का बुलडोजर, तो यहाँ भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए और इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कल किसी बेटी के साथ या किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। इसलिए बहुत कम समय में इन लोगों को ढूंढकर और उन्हें सजा मौत दी जाए। जिन्होंने किसी बेटी को बचाने के लिए, उनकी माँ शहीद हो गई, वो मर गई, वो मार दी गई, हत्या कर दी गई, उसकी मर नहीं गई, हत्या की गई है। तो इसलिए इन लोगों को ढूंढ के सजा मौत दी जाए और ये कृत्य बंद कराए जाएं। अच्छा, आपको क्यों हाउस अरेस्ट किया गया? हाउस अरेस्ट हमें इसलिए किया गया कि रात कहीं से इन्हें सूचना लग गई कि हम उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है हमें, क्योंकि इन्हें कहीं ऐसा लगता है कि हम उस पीड़ित परिवार के साथ हो जाएंगे। जब संगठन के लोग साथ हो जाएंगे तो इनकी मनमानी बंद हो जाएगी। कितने लोग हाउस अरेस्ट हैं? हाउस अरेस्ट में हमारे संगठन के काफी लोग हाउस अरेस्ट हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं हमारे हरीशून जी, वो भी हाउस अरेस्ट हैं। हमारे कुछ जिला अध्यक्ष हाउस अरेस्ट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हाउस अरेस्ट हैं। हमारे सब मेन पदाधिकारी हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। मथुरा में भी शीतलहर की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। घरों में दुबके लोगों को सुरक्षित है, लेकिन सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर बेसहारा और असहाय लोगों की मदद के लिए मथुरा नगर निगम ने मानवीय पहल की है। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम के अधिकारी और स्टाफ देर रात सड़कों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर निकलकर जरूरतमंदों को रेन बसेरे तक पहुंचा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी रात भर सक्रिय रहकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में कोई जनहानि ना हो। खुले आसमान के नीचे सो रहे असहाय लोगों को रेन बसेरे में पहुंचाकर
उनकी जान बचाई जा रही है। इस अभियान के तहत अधिकारी और कर्मचारी लगातार निगरानी में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पहल ठंड से सुरक्षा और मानवता का संदेश भी देती है। शीतलहर को ध्यान में रखते हुए चूंकि आप देख रहे हैं कि ठंड का प्रकोप इस समय बढ़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में और जो भी ये जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु या फिर यहाँ पे नगर क्षेत्र में जो लोग भी फुटपाथ के आसपास सोते रहते हैं, इनको नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि ये लोग फुटपाथ पे कोई सोए ना। उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हुए यह सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी व्यक्ति रास्ते में न सोते हुए मिले। तो इसी क्रम में अभी रात में आपके साथ आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम है नगर निगम की, हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कोई भी व्यक्ति रास्ते में ना सोए। अगर बात करें तो क्या क्या सुविधाएं इनको दी जा रही है? सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें सबसे पहले तो रैन बसेरे के अंदर लोगों के सोने की व्यवस्था है, खाने को दिया जा रहा है और हीटर की व्यवस्था की गई है ठंड से बचाव के लिए, रजाई हैं, गद्दे हैं और वाईफाई की व्यवस्था दी जा रही है और साथ ही साथ वहाँ पे लॉकर है, पीने के लिए पेयजल है, सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।